हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इसके पीछे दो तीन वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम बता दिया है। देखिए कल एक महामैराथन क्लास लिया था जिसमें हमने हाफ ईयरली के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं लगभग 7 चैप्टर से उसको बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखिए, ताकि उससे अनुमान लग जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट कौन है और क्या चीज़ पेपर में आ सकता है। ठीक है ना। और देखिए आज जो है हम शुरू करेंगे उदाहरण को। ठीक, आज हम 2-3 उदाहरण को बताएंगे। उसके बाद जो है प्रश्नावली जब 6.2 में चलेंगे तो वहाँ पर आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। देखिए अगर आप लोग ध्यान से थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। देखिए कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को, यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, उसमें एक रेखा गुजार रहे हैं या फिर प्रतिच्छेद करा रहे हैं, तो देखिए AB को D और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, और कह रहा है कि तथा भुजा BC के समांतर है। देखिए आप लोग अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि BC और इसको पढ़ते हैं समांतर, यहाँ से हो गया DE। ये क्या चीज़ है? गिवन डेट ए दिया है। ये देखिए ये क्या चीज़ है? ये हमें दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो। अगर भुजा BC के समांतर है तो ये चीज़ तो हमें गिवन है, हाँ BC के समांतर है, बट हमें प्रूव क्या करना है? AD बाई AB AE बाई AC, AD बाई AB AE बाई AC। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय अगर मान लीजिए हम लगा दें थेल्स प्रमेय, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। देखिए थेल्स प्रमेय को हमने जो पढ़ा था उसे हम लोग पढ़ा था प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय यही लिखना ही उचित पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप लिख दिए प्रमेय 6.1 तो एग्जामिनर को नहीं पता रहेगा कि 6.1 कौन सा प्रमेय है, इसलिए आप प्रमेय का नाम डायरेक्ट लिखिए। थेल्स प्रमेय के अनुसार ये चीज़ आ गया। अब हम देख रहे हैं कि AD की जगह तो सेम है, AD ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम इसको करेंगे, देखिए अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। क्यों हम उल्टा कर रहे हैं? पिछले वीडियो में हमने जब आप लोगों को थेल्स प्रमेय का अपोजिट बताया था तो उसमें बताया था कि क्यों हम उल्टा करते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो पहले जाइए वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से समझ में आए। वैसे तो हम समझाने का पूरा कोशिश यहाँ भी करेंगे। देखिए पहले हम इसको अब उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब हो गया, पहले हम लिख देंगे DB अपान AD इक्वल टू EC अपान AE। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें चूंकि यहाँ पर लाना है AD अपान AB, AD अपान AB। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें, हमको AB पूरा लाने के लिए AB को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AB को लाने के लिए हमें AD में, जैसे DB दिया है, DB में हमको किसको जोड़ना पड़ेगा? AD को। DB में अगर हम इस AD को जोड़ दें तो मेरा AB आ जाएगा। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि AD को जोड़े तो जोड़े कैसे, इसलिए दोनों पक्षों में +1 करने पर, +1 क्यों किए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चूंकि हमको AB लाना है और AB लाने के लिए AD + BD करना पड़ेगा। AD दिया है बट BD को, जैसे BD ऊपर लिखा है, AD को हमको ऐड करेंगे तब तो AB मिलेगा, इसलिए 1 जोड़ दिए। जब 1 जोड़ेंगे तो इस तरह हो जाएगा, हो गया इस तरह। अब AD का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो AD + DB अपान AD इक्वल टू EC + AE अपान AE। अब आप लोग ध्यान से देखिए AD + DB कितना होता है? AD + DB AB,
ए डी प्लस डी बी ए बी, ए डी प्लस डी बी ए बी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी अपान ए डी इक्वल टू, अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा ए सी अपान ए ई। हमने तो इतना ला दिया, लेकिन आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हमने उल्टा किया था कि नहीं, उल्टा किया था ना। तो जब उल्टा हमने पहले किया था तो सीधा तो करेंगे ही, तो जब सीधा कर देंगे तो यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगा, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, इसलिए ये मेरा हो गया प्रूव। ठीक है ना। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्यों हमने ऐसा किया है, ऐसा करके उल्टा क्यों किया है। जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी जैसे मान लीजिए सिंपली जब भुजा का अनुपात अगर पूछ ले तो हमको +1 +2 कुछ नहीं करना है। बट अगर कभी भी भुजा का अनुपात ना पूछ के पूरी भुजा को ले ले तब आप लोग बिना +1 किए ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर +1 करना पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर उदाहरण पर। देखिए दूसरे नंबर उदाहरण पर चलने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए अभी मैंने YT स्टूडियो पर देखा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि वीडियो तो लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप भी उसी श्रेणी में आते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। देखिए उदाहरण नंबर दूसरा दिया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक क्या है, समलंब है, जिसमें AB इज पैरेलल टू CD या फिर DC। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। देखिए यहाँ पर AB क्या है, DC के समांतर है। कह रहा है कि असमांतर भुजाओं AD, ए जो भुजा है इसे बोलते हैं असमांतर। देखिए अगर कोई भुजा तिर्यक है, ठीक है ना, तो उसे असमांतर बोलते हैं। असमांतर है तो फिर समांतर होगा ही। कह रहा कि AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और फिर F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समानांतर है। EF भुजा AB के समांतर है। और तो कह रहा प्रूफ कीजिए AE अपान ED और यहाँ BF या FB इक्वल टू I अपान FC। आप लोग देखकर एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी कर रहा है बट थेल्स प्रमेय को कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित कर रहा है, जिससे क्या है AE अपान ED हमें मिल रहा है। अगर थेल्स प्रमेय नहीं लगेगा तो ये चीज आ ही नहीं सकता है। ओके, अब आप लोग खुद सोचकर बताइए। पहले ही कह दिया कि AB पैरेलल टू CD, AB CD के समांतर है। जैसे एक सेकेंड, जैसे कह रहा है कि AB, देखिए समांतर यही चीज होता है। ये चीज क्या है, समांतर। तो कह रहा है कि AB समांतर CD, AB समांतर CD। फिर बाद में कह रहा है कि EF भुजा, ये जो EF है AB के समांतर है। अब आप लोग ये बताइए अगर ये दोनों आपस में समांतर है, A इसके समांतर है, तो क्या A और A समांतर होंगे कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले ए दोनों आपस में थे फिर बाद में ए दोनों आपस में हुए तो ए भी दोनों तो आपस में समांतर होंगे, समांतर होंगे ना। अब आप लोग खुद सोचकर बताइए, अगर ए भुजा समांतर हो गई CD और EF, तो अब यहाँ से हमको कुछ ना कुछ करके ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बिना त्रिभुज के थेल्स प्रमेय लगेगा नहीं, और थेल्स नहीं लगेगा तो प्रूफ होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए से लेके C तक, ए से लेके C तक हम एक रेखा खींच देंगे जो कि यहाँ मान लीजिए G पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप लोग देखेंगे, कहेंगे कि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, इसमें जो है DC या फिर CD पैरेलल टू EG। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैंने A से C को मिलाया। वैसे आप लोग नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, बस डायग्राम को बना दीजिएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि EG समांतर DC, EG जो है EG समांतर किसके है, DC के। अगर EG DC के समांतर हो गया तो हम थेल्स प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू द थेल्स प्रमेय, मैं यहाँ लिख सकता हूँ AE अपान ED इक्वल टू AG अपान
GC, यहाँ पर लिख सकते हैं थेल्स पर में। एक चीज़ और लिख देंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को इतना एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले हमने A से C को मिला, देखिए एक चीज़ और, मैंने A से C को मिलाया, आप B से D को मिलाइए, बात वही पड़ेगा, अंतर नहीं है। ओके, तो यहाँ से A से C को मिलाएं, चाहे B से D को मिलाएं। जब इतना हमने मिला लिया, अब हमने देखा कि यहाँ पर अब थेल्स पर में लग सकता है, तो हमने क्या किया, थेल्स पर में को उसमें सम्मिलित कर दिया। जब थेल्स पर में को इसमें लगा दिया तो अब हमको A मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि AB पैरेलल टू GF, अब लिखेंगे AB समांतर GF। अब आप लोग खुद बताइए, जैसे जो हम लोग त्रिभुज में लगाते हैं पर में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक लेकर जाते हैं ना। जैसे इसमें जब था तो देखिए ऊपर से लेकर आए हैं AE/ED, तो जब इसमें उल्टा बना ना, चूंकि त्रिभुज, तो जब उल्टा बनाया तो इसमें इधर से लेकर आएंगे, तो यहाँ से जब लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखिए FC अपान FB इक्वल टू GC/AG, GC/AG। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको उल्टा। अब हम इसको, जैसे अगर कोई चीज़ इसको लिख दी, जैसे इसके पिछले जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है, सीधा लिखे थे तो उल्टा कर दिए, फिर एक जोड़ दिए, फिर उसके बाद सीधा कर दिए, तो बात वही पड़ेगा। यहाँ चूंकि इस प्रकार से अगर हमने लिख दिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ सही है, तो इसको मैं यहाँ से इम्प्लाई कर सकता हूँ FB अपान FC इक्वल टू AG आ जाएगा ऊपर और GC आ जाएगा नीचे। ये दोनों भी किससे हुआ है, थेल्स पर में। इसको लेंगे इक्वेशन 2। अब आप लोग खुद बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में AG/GC इक्वल टू इतना है, इक्वेशन सेकंड में AG/GC इक्वल टू इतना है। अगर इसका LHS बराबर है या फिर RHS अगर बराबर है, कोई भी एक अगर बराबर होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, तो हम कह देंगे कि वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर ए दोनों बराबर है तो ए दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम सिंपली लिख देंगे, लिख देते हैं एक लाइन और, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से जब करेंगे तो आ जाएगा, देखिए AE/ED इक्वल टू AE/ED इक्वल टू, यहाँ से देखिए FB लिखे चाहे BF लिखे, तो मान लीजिए FB/FC। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और ये प्रूव में हो गया। ओके, ये हमको प्रूव करना था, ठीक। ये तो था आप लोगों का उदाहरण नंबर 2। अब देखिए इतना हो गया, अब उदाहरण नंबर हम 3 पर चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 को। देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया है, कह रहा कि दिए गए चित्र में, अब चूंकि ये सब हम नहीं लिखे हैं, दिए गए चित्र में कह रहा कि PS/SQ PT/TR, ओके, इतना दिया है, तथा एंगल PST यहाँ की कोण की जिक्र किया है, PST इक्वल टू PRQ है। तो कह रहा कि प्रूव कीजिए कि ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो, उन्हें बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जो हल करने का तरीका बहुत ही इजी है, बट क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हमने थेल्स पर में पढ़ा है और थेल्स पर में का अपोजिट पढ़ा है, पर यहाँ से ही प्रूविंग वाला क्वेश्चन दे दिया। ओके, तो इसको अब हम करेंगे कैसे, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए दिया है PS/SQ इक्वल टू PT/TR, इतना क्या है दिया है। अब जब इतना दे दिया है तो यहाँ से अब हम एक चीज निकाल सकते हैं। देखिए PS/SQ PT/TR इतना दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ST
पैरेलल टू क्यू आर। देखिए इसका मतलब होता है समांतर। अगर ऐसे कहीं बना है तो इसे बोलते हैं समांतर, ऐसे कहीं बना है तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत। ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इतना हमने लिख दिया, बट ये कैसे लिखे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय का विलोम हमने पढ़ा था प्रमेय 6.2। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि प्रमेय 6.2, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतना हमको क्या हुआ, मिल गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th की बात कर रहे हैं एंगल वाला, कि जब कभी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कह सकते हैं कि नहीं? कैसे कह सकते हैं? संगत कोण। आप लोग इस चीज को पढ़ चुके होंगे कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा। कैसे होगा? संगत कोण से। संगत कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए, हम कहाँ आप लोग को बता दें, चलिए यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए होता क्या है संगत कोण, कोई अगर मान लीजिए समांतर रेखा है, ओके, और यहाँ से कोई अगर तिर्यक रेखा गुजार दें तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण इक्वल होता है, यही होता है संगत कोण। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो एंगल होता है वो इन सिचुएशन ये क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहाँ से इस चीज को लिख सकते हैं सिंपली कि एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। अगर समांतर ना होता तो ये चीज हम लिख नहीं सकते थे। ओके, जब इतना हमने लिख दिया तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीज तो दिया ही है, पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। ये चीज तो भाई दिया है, इसमें कुछ करना और नहीं है, ये चीज दिया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि पी एस टी इक्वल टू पी क्यू आर, ये कोण। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एल एच एस बराबर, तो आर एच एस को बराबर कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ आ गया। अब यहाँ ये दोनों क्या है? इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब आप लोग यहाँ एक चीज ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से हम देखिए ये चीज तो इक्वल हो गया। कैसे हुआ इक्वल? इन दोनों को हमने क्या किया? तुलना कर दिया। ये चीज अगर बराबर है तो ये चीज भी बराबर होगा। तो हमने जब इस चीज को लिख दिया, अब हमने देखा कि ए कोण और ए कोण आपस में क्या है? बराबर। तो हम एक कह सकते हैं डायरेक्टली पी क्यू इक्वल टू पी आर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप लोग लगभग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए आज कि सम्मुख कोण जो होता है, जैसे मान लीजिए एक कोण बराबर है ना, तो समान कोण के सामने जो भुजा है, जैसे देखिए इस कोण के सामने भुजा पी क्यू, इस कोण के सामने भुजा पी आर, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अगर कोण यहाँ का समान है, जैसे किसी भी त्रिभुज में ए अधिकतम लगता है समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर दोनों कोण इक्वल है, ठीक है ना। एक प्रमेय है, प्रमेय ध्यान से आ नहीं रहा मेरे माइंड में कि एकदम एग्जैक्टली क्या है, बट हम उसको समझा देते हैं प्रमेय क्या है। प्रमेय के अनुसार सम्मुख कोण के सामने वाली भुजाएं, सम्मुख कोण के सामने वाली सम्मुख भुजाएं, जैसे इनके सामने कोण ए है, इनके सामने कोण ए है, और इनके सामने भुजा ए है, इसके सामने भुजा ए है। अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा, अगर कोण बराबर है तो भुजा आपस में बराबर होगा। यही प्रमेय है। अगर कहीं प्रमेय मान लीजिए आगे आएगा तो उसको हम जिक्र करेंगे, पूरा बढ़िया से सिद्ध भी कर देंगे। यहाँ का कोण अगर बराबर है दोनों, तो साइड भी दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग वही ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण के सामने वाली सम्मुख भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमने कह दिया कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, दो भुजा बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे? इसलिए ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, एक बार हम ओवरव्यू देना चाहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या कहा, एक चीज दे दिया, ठीक है ना, और कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का कंडीशन क्या है कि दो भुजा बराबर होने चाहिए।
यहाँ से ए चीज दिया था तो हमने निकाल लिया कि यहाँ ए दोनों क्या है, समांतर है। अगर ए दोनों समांतर है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण बराबर होता है इस कंडीशन में। ओके, अगर यहाँ से संगत कोण बराबर हो गया तो हम ये देख रहे हैं कि इस कोण के बराबर ए चीज दिया है पहले से। तो अब ए बताइए, दोनों यहाँ से इक्वल हो गया और सम्मुख कोण के सामने वाली भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये चीज क्या है, इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया तो ए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये था आप लोगों का उदाहरण नंबर 3। अब देखिए, अब इसके आगे जो है उदाहरण नंबर कुछ नहीं दिया है। अब पहले प्रश्नावली 6.2 दिया है, उसके बाद आगे चला है, फिर त्रिभुजों की कसौटियाँ आ गई हैं। तो आप लोग प्रश्नावली 6.2 को सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर नहीं आएगा तो कल जो है हम एक ही लेक्चर में प्रश्नावली 6.2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम पूरा लिखेंगे नहीं। तो इसलिए प्रश्नावली 6.2 को अगले लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। चलने से पहले एक बार फिर, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, ये ना हो कि वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं, तो कम से कम लाइक वो कर दीजिए, ठीक है ना। चलते हैं।